गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स हिंदी डिस्कशन वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज है दोस्तों 23 नवंबर। और 23 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, वो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और आपके सामने है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण स्लाइड है दोस्तों। अपन 7 आज करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, 7 से 8 करंट अफेयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट, वो इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, उसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो अवार्ड वगैरह दिए गए थे, तो इसके जो भी पॉइंट की फैक्ट वगैरह हैं कि किन किन को मिला है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर वगैरह है, और उसके बारे में जानेंगे। कौन से राज्य को कितने पुरस्कार वगैरह मिले, वो भी अपन सबसे पहली स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों। दूसरी स्लाइड के अंदर इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि ये प्राइज़ किसको मिला है और इस प्राइज़ की शुरुआत कब दी गई थी और ये किस क्षेत्र के लिए किन को दिया जाता है। तो ये आपको मैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों, हाल ही के अंदर जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के की धारा 29A के तहत नए राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है दोस्तों। तो अपन धारा 29A के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी, नई राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। और जो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, उसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो राजनीतिक पार्टी उनको दर्जा दिया जाता है, कि एक राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है और राज्य स्तर पर राज्य स्तर के दल का दर्जा दिया जाता है। तो उसकी क्या शर्तें वगैरह रहती है, उसके आधार पर निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो वो अपन पढ़ने वाले हैं वीडियो के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बताऊंगा आपको। और साथ में एट कोर इंडस्ट्रीज है और आईआईपी सूचकांक है दोस्तों, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और हाल ही के अंदर ये घोषणा हुई है कि G7 की जो अगली बैठक है, विदेश मंत्रियों की जो बैठक है दोस्तों, वो यूके के अंदर होने वाली है दिसंबर के अंदर। बैठक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन G7 ग्रुप है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी 2021 की अध्यक्षता वगैरह कौन कर रहा है, 2000 और G7 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी, ये सारे के सारे आपको फैक्ट वगैरह है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर की टैगलाइन के साथ, कि ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी, ग्रामीण और शहरी दोनों जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग मिशन चल रहे हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2000 आयोजित किया जाता है हर साल। और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत दोस्तों इंदौर ने लगातार 5वीं बार, जब से ये स्वच्छ सर्वेक्षण कंडक्ट करवाया जा रहा है दोस्तों, उसमें इंदौर हर बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत रहा है। और अब की बार भी 5वीं बार जीता है। याद रखना दोस्तों, कौन सी बार, 5वीं बार। और इंदौर के बारे में, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंदर दोस्तों जो 9 सिटीज़ हैं उनको 5 स्टार की रैंकिंग दी गई है, और 143 सिटीज़ को आप देख सकते हो 3 स्टार है, जिन्होंने गार्बेज के क्षेत्र के अंदर गार्बेज फ्री सिटीज़ का खिताब जीता है, उनको 3 स्टार रैंकिंग दी जाती है। वो 143 शहर हैं, आप आंकड़े थोड़े से याद कर लेना। और इसी सर्वेक्षण के तहत इंदौर, नवी मुंबई और नेल्लोर, इन्होंने दोस्तों सफाई मित्र सुरक्षा जो चैलेंज है उसके अंदर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता सिटीज़ के रूप में उभरे। कौन कौन सी, इंदौर, नवी मुंबई और नेल्लोर, तीनों याद रखना दोस्तों। और इसी के साथ जो वाराणसी है दोस्तों, उसको सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन, जो गंगा नदी है दोस्तों उसके आसपास जो बसी हुई सिटीज़ है उनका एक क्षेत्र आधारित सर्वेक्षण के तहत उनमें वाराणसी दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन, यानी स्वच्छता के मामले के अंदर अन्य गंगा सिटीज़ हैं उनकी तुलना में वाराणसी सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। तो ये भी याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट याद रखिए दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत महाराष्ट्र राज्य को 92 पुरस्कार मिले थे। सबसे अधिक पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, याद रखिए दोस्तों। और सेकंड नंबर पे दोस्तों छत्तीसगढ़ है, जिसको 67 पुरस्कार मिले, ठीक है। दोनों राज्यों का नाम याद रखिए दोस्तों। और इसी के साथ
जब ये पुरस्कार वगैरह प्रदान किए गए थे तो उसी टाइम एक प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया था दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्यूचरिस्टिक और अत्याधुनिक स्थानिक GIS प्लेटफॉर्म, जो ये काम करेगा दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छ भारत मिशन शहरी है दोस्तों, उनके स्मार्ट तरीके से आंकड़े वगैरह डाटा वगैरह इकट्ठा करेगा, ताकि सिटीज़ वगैरह को अपने डेवलपमेंट वगैरह प्लानिंग के लिए, कोई डिसीजन वगैरह लेने के लिए ये आंकड़े वगैरह एक साधन के तौर पे काम कर सके। ठीक है दोस्तों, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है उसके जो की फैक्ट हैं, ये इंदौर हो गया, और जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है उसके अंदर 3 टॉप परफॉर्मर है, उसका नाम याद रख लीजिए, और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का आप याद रख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट जो स्लाइड है दोस्तों, अपन इसके अंदर इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 के बारे में जानेंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 NGO प्रथम को प्रदान की गई है दोस्तों। NGO प्रथम पिछले 15 सालों से देश के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्कूली बच्चों की जो रीडिंग पाठ पढ़ने की क्षमता होती है और अंकगणितीय क्षमता होती है दोस्तों, अर्थमेटिक स्किल, उसका लगातार सर्वेक्षण कर रहा है, और इस सर्वेक्षण का नाम यह है दोस्तों स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। असर रिपोर्ट है दोस्तों, हर साल NGO के द्वारा, NGO प्रथम के द्वारा जारी की जाती है, और पिछले 15 सालों से ये शिक्षा क्षेत्र के अंदर गुणात्मक डाटा वगैरह है वो इकट्ठा करके सरकार को दे रहा है, और इसीलिए 2021 में NGO प्रथम को ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में बता देता हूँ। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ का फुल नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दोस्तों, इसकी शुरुआत 1986 के अंदर हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1986 के अंदर हुई थी, और ये पुरस्कार दोस्तों हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, और ये व्यक्तियों और संगठनों दोनों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्तियों को मिलते हैं, व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे NGO प्रथम दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये व्यक्तियों और संगठनों दोनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, विकास के लिए और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में कोई रचनात्मक कार्य किया है, तो ये पुरस्कार उनके सम्मान के अंदर, उनके योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, खासतौर से इतना याद रखो कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये याद रख लो कि इस पुरस्कार के तहत 2.5 मिलियन रुपए वो दिए जाते हैं। 2.5 मिलियन यानी दोस्तों 25 लाख रुपए के साथ एक प्रशस्ति पत्र इंदिरा गांधी पीस प्राइज के अंदर दिया जाता है। अब की बार किसको दिया? NGO प्रथम को। ये शुरुआत कब हुई थी? 1986 में, और ये प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। लास्ट पुरस्कार दोस्तों कोविड की वजह से 2019 के अंदर एक UK के प्रतिष्ठित इतिहासकार थे, उनको मिला था। मेरे को नाम वगैरह अभी पूरा सा कंफर्म नहीं है। तो महत्वपूर्ण हस्तियों वगैरह को ये दिया जाता है। मनमोहन सिंह जी को दिया हुआ है, राजीव गांधी को दिया हुआ है, और ये स्वामीनाथन हो गए, उनको दिया हुआ है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला। RPA एक्ट 1951 की धारा 29A के बारे में दोस्तों। सुर्खियों के अंदर इसलिए है दोस्तों कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 29A है उसके तहत नई राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण होता है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी नामक एक नए राजनीतिक संगठन है दोस्तों, उसकी पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग के पास धारा 29A के तहत आवेदन किया है दोस्तों। और एक चीज़ कंडीशन ये याद रखिए दोस्तों, कोई भी नई पार्टी वगैरह गठन होती है, उसकी स्थापना के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के पास आवेदन करना पड़ता है दोस्तों राजनीतिक पार्टी की पंजीकरण के लिए। याद रखना दोस्तों 30 दिनों के भीतर। और जो पार्टी का जो आवेदक होता है दोस्तों, उसको अपनी पार्टी का जो प्रस्तावित नाम होता है उसको 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अंदर और 2 ही जो लोकल न्यूज़पेपर रहते हैं अपने क्षेत्र के, उनके अंदर ऐड वगैरह देना पड़ता है। ये जरूरी है। गाइडलाइन वगैरह जो निर्वाचन आयोग की है ये यही है दोस्तों कि उसको 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अंदर और 2 दैनिक समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित करना पड़ता है।
अब दोस्तों आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कैसे मिलती है कि राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीतिक दल होता है उसकी मान्यता भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। वो किन शर्तों के आधार पर दी जाती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक दल रहता है दोस्तों, उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी मिलती है जब दोस्तों वो कहीं भी भारत के अंदर 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों के जो आम चुनाव होते हैं या जो विधानसभा चुनाव होते हैं दोस्तों, उनमें टोटल जो मतदान होता है उसका न्यूनतम 6% वेद मत हासिल कर लेता है। यानी वेद 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 मत होते हैं, जितने वोट डाले गए हैं उनके वेद मतों का 6% कहीं भी 4 राज्यों के अंदर, 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर जो आम चुनाव होते हैं या जो कोई विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें 6% मत प्राप्त करना, वेद मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। दूसरी इसी के साथ जुड़ी हुई कंडीशन ये है दोस्तों, इसके अलावा किसी भी राज्य या राज्यों से उसको लोकसभा के अंदर न्यूनतम 4 सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा निर्वाचक आयोग के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। पहली कंडीशन क्या है कि कहीं भी 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों के अंदर कोई लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें उसको वेद मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा उसके साथ कंडीशन ये है कि उसको लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कोई भी राज्य के अंदर या जो चारों राज्य हैं, 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त करना आवश्यक है, तभी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल द्वारा यदि वो लोकसभा चुनावों के अंदर कुल जो लोकसभा सीट है दोस्तों, कितनी लोकसभा सीट, 543 लोकसभा सीट है दोस्तों, उसका 2% यानी 11 सीटें यदि जीत हासिल कर लेता है, और ये जो 11 सीटें हैं दोस्तों, ये कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन यदि फुलफिल करता है कोई तो राष्ट्रीय दल का दर्जा निर्वाचक आयोग के द्वारा दिया जाता है। एक कंडीशन और भी है, यदि इसमें कोई राष्ट्रीय दल होता है फिट बैठता है, यानी यदि वो लोकसभा की टोटल सीटें 543 है, उसका 2% वो कम से कम 3 राज्यों के अंदर, यानी 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों के आम चुनावों के अंदर यदि प्राप्त कर लेता है तो भी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देने के लिए ये कंडीशन फुलफिलमेंट। नेक्स्ट कंडीशन देखें दोस्तों, अपन राज्य स्तर के राजनीतिक दल के बारे में बता देता हूँ आपको कि राष्ट्रीय स्तर जो राज्य स्तर रहता है उसको राजनीतिक दल का दर्जा किस हिसाब से मिलता है दोस्तों, कि किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें मतदान के कुल वेद मतों का न्यूनतम 6% प्राप्त करना आवश्यक है। ये पहली कंडीशन है। सेम राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल है वैसे के वैसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में भी यही कंडीशन डाल रखी है। इसके अलावा दोस्तों संबंधित राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें कम से कम 2 सीटों पर उसको विजय प्राप्त अपने उम्मीदवार जिताने होंगे। पहले तो वेद मतों का 6%, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो। दूसरा अपने संबंधित राज्य, क्योंकि राज्य का राजनीतिक दल है, अपने संबंधित राज्य के अंदर उसको कम से कम 2 विधानसभा की सीट जीतनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों, राजनीतिक दल राज्य के विधानसभाओं के चुनाव के अंदर कुल जितनी, मान लो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर 200 सीट है विधानसभा की, तो विधानसभा की कुल सीटों का 3% अथवा 3 सीटें उन दोनों में जो भी अधिक हो वो हासिल करनी है। जैसे मान लो 200 सीट है उसका 3% निकालना है। यदि वो मान लो कि इसके हिसाब से कितनी होगी दोस्तों, 6 से 7 सीटें होंगी, तो जो अधिक होती है ना दोस्तों, या तो 3 सीटें या जो विधानसभा का टोटल 2% 3% रहता है, उन दोनों में जो अधिक होती है वो राजनीतिक दल को प्राप्त करनी होती है। ये एक कंडीशन है दोस्तों। एक कंडीशन और भी डाली हुई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, यदि किसी राज्य को राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल का दर्जा यदि प्राप्त करना, तो यदि वो 4 राज्यों के अंदर यदि राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है उसको, तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। तो ये सारे के सारे दोस्तों राष्ट्रीय और राजनीतिक दल के बारे में बताया था। उनको कुछ यदि उनको दर्जा वगैरह
प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तो उसको कुछ सुविधाएं वगैरह भी मिलती है, जैसे चुनाव वगैरह प्रचार के टाइम उसको जब प्रस्तावक वगैरह 40 स्टार प्रचारक वगैरह की घोषणा कर सकता है। उनको चुनाव चिन्ह होता है वो पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर अकेला मिल जाता है। गवर्नमेंट के जो संसाधन वगैरह हैं, जैसे रेडियो प्रचार वगैरह हो गए, तो उसके अंदर सुविधा वगैरह मिलती है। और जब नामांकन वगैरह हो तो एक ही प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, ज़्यादा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह के जो लाभ वगैरह मिलते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट अपन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसकी स्थापना 1958 के अंदर वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। ये एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन है दोस्तों, बहुपक्षीय गैर लाभकारी संगठन है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। और ये गैर लाभकारी संगठन है, याद रखना दोस्तों, ऑटोनोमस है और मल्टी पार्टी जिसके अंदर शामिल होती है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। और ये दोस्तों एनपीसी जो टोक्यो आधारित एशिया उत्पादक संगठन है दोस्तों, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत अंतर सरकारी निकाय के रूप में किया गया था। और भारत एक संस्थापक सदस्य है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंडिया के अंदर प्रतिनिधित्व नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल करता है दोस्तों। और भारत एक एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन उसका संस्थापक सदस्य रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में आप याद रखना कि इसकी किसकी कब स्थापना हुई थी, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 8 कोर उद्योगों के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये अभी न्यूज के अंदर चल रहा था दोस्तों। सबसे पहले जो आईआईपी सूचकांक है दोस्तों, ये सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसके द्वारा आईआईपी सूचकांक जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना दोस्तों। और जो आईआईपी सूचकांक है दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसकी फुल फॉर्म है, उसके अंतर्गत 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है दोस्तों, उसका भारांश 40% है, यानी 40% योगदान है आईआईपी इंडेक्स के अंदर, वो 8 कोर उद्योगों का है। और आईआईपी सूचकांक है वो हर महीने कौन जारी करता है दोस्तों, वो सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, जो सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जो 8 कोर उद्योग है दोस्तों, उसमें कौन कौन से शामिल है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर, इस्पात, सीमेंट और उद्योग, ये 8 जो दोस्तों प्रमुख उद्योग हैं जो आईआईपी सूचकांक के अंतर्गत शामिल है। और इनका भारांश टोटल 40% है दोस्तों। इसका क्रम याद कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये क्षेत्र है जो जहाँ से क्वेश्चन वगैरह पुटअप करने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। डिक्रीज ऑर्डर के अंदर, इंक्रीज ऑर्डर के अंदर पूछ लेते हैं। तो जो घटते क्रम में है दोस्तों, 8 कोर उद्योगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है योगदान वो रिफाइनरी उत्पाद का है। जो टोटल भारांश है दोस्तों 40%, उसको 100% मान लीजिए। और 8 कोर उद्योगों के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है दोस्तों, रिफाइनरी उत्पाद। और सबसे कम दोस्तों उर्वरक फर्टिलाइजर रहता है, वो सबसे कम योगदान करता है। और सबसे ज़्यादा योगदान रिफाइनरी प्रोडक्ट, याद रखना दोस्तों। सेकंड नंबर पे विद्युत करता है दोस्तों, और थर्ड नंबर पे इस्पात। ये थोड़े से ऊपर के जो 3 है दोस्तों याद कर लीजिए। एक तो रिफाइनरी उत्पाद पहले नंबर पे, दूसरे पे विद्युत, तीसरे पे इस्पात, चौथे पे कोयला, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, लास्ट का आप याद कर लीजिए दोस्तों फर्टिलाइजर। ठीक है दोस्तों, ये 8 कोर उद्योगों के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज देखिए दोस्तों कि यूके के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों G7 ग्रुप ऑफ 7 है दोस्तों, उसकी फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स है, उनकी जो बैठक है दोस्तों दिसंबर के अंदर होने वाली है। कौन से शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद कर लीजिए। लिवरपूल शहर के अंदर दोस्तों G7 की विदेश मंत्रियों की नेक्स्ट बैठक होने वाली है 2021 दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लिए दोस्तों। अब मैं आपको G7 के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों से मिलकर एक ग्रुप 7 का निर्माण हुआ था दोस्तों। कौन कौन से, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
यूके और यूएसए, ये याद रख लीजिए दोस्तों। आपको याद करने के अंदर आसानी ये रहेगी कि आप जो उत्तरी अमेरिका है उसमें याद कर लीजिए कनाडा और यूएसए, और फिर इधर एशिया के अंदर जापान को याद करिए, और फिर जो 4 कंट्रीज़ हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनसे मिला के 7 देशों का संगठन के तौर पे ग्रुप 7 की स्थापना 1975 में की गई थी दोस्तों, ये आप याद रखना। और 2021 है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता, जो ग्रुप ऑफ 7 की जो अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी है दोस्तों, वो यूके की है। ठीक है, हर बार इनके अध्यक्ष वगैरह दोस्तों अलग अलग रहते हैं, लेकिन 2021 की जो अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी है ग्रुप ऑफ 7 की, वो यूके के पास है दोस्तों। और अभी ग्रुप ऑफ 7 की विदेश मंत्रियों की बैठक लिवरपूल शहर के अंदर हो रही है दोस्तों, ये आप याद रखना। इसके अंदर 7 सदस्य हैं जिनके नाम वगैरह आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट के तौर पे बता देता हूँ दोस्तों, कोयला मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का निर्माण किया गया था। अपने मिनिस्ट्री के अंतर्गत कोयला मंत्रालय के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का निर्माण किया गया दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा अपने जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता है दोस्तों, COP 26 के अंदर कमिटमेंट किया था कि जीवाश्म जो ईंधन है उन पर निर्भरता धीरे धीरे कम करनी है। तो कोयला, क्योंकि भारत की लगभग 70% जो ऊर्जा की आपूर्ति है दोस्तों वो कोयले के माध्यम से होती है, तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, और उसी को सबसे ज़्यादा कम करना पड़ेगा, उस पर जो निर्भरता वगैरह कम करना पड़ेगा, और उसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का निर्माण कोयला मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया, आप याद रखना दोस्तों। ये आज की न्यूज़ थी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आप इस चैनल से लगातार जुड़े हो दोस्तों, उसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ दोस्तों। और आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि अपने दोस्तों के साथ, निजी दोस्त हैं दोस्तों, अपने करीबी दोस्त हैं, उनको ज़रूर शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।